नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप पे। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक। पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाने की कर रहे कोशिश। सरकार पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ ले सकती है बड़ा फैसला। बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए भी मौजूद है। भारत के एक्शन के डर से टेंशन में पाकिस्तान, रात भर जाग रहे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। हाई अलर्ट पर है पाकिस्तान की सेना। खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, पीएम की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या कुछ है पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक जो है वो चल रही है। सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बैठक होती है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एनएसए, कैबिनेट सचिव तथा रक्षा सचिव जैसे जो बड़े आला कमान के अफसर होते हैं वो इस बैठक के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। सीसीएस की बैठक इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर चल रही है, जहाँ पे आतंकी हमले को लेकर कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसा ये माना जा रहा है। और इसमें सूत्रों के हिसाब से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ राजनयिक रिश्ते खत्म हो सकते हैं। इसको लेकर भी एक बड़ा फैसला जो है भारत सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। इस समय प्रधानमंत्री के आवास में एक बड़ी बैठक जिसमें तमाम जो आला कमान के जो बड़े अफसर और मंत्री हैं वो इस समय मौजूद हैं। जी दीपक, पाकिस्तान की हाई अलर्ट होने की खबर सामने आ रही है। देखिए, बिल्कुल इस बैठक के बाद पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मची हुई है क्योंकि सबकी निगाहें इस समय यही है कि भारत अब अगला कदम क्या उठाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के अंदर अब ऐसा कौन सा कदम होगा कि भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ उठा सकता है। इसको लेकर बड़ी पहली नजर जो है वो होने जा रही है, जिससे लगातार पाकिस्तान के लिए टेंशन भरा जो माहौल है वो लगातार बना हुआ है। और ऐसे में देखिए, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बयान भी जारी हुआ था जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकी हमले में उनका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो खबरें सामने आई, मीडिया की जो खबरें चल रही थी उसमें ये सारी बातें निकल कर सामने आई कि इसका मास्टरमाइंड यूपी में था। यूपी में तमाम तरह की जो पूरी प्लानिंग की गई थी, उसके बाद इस तरह के हमले को जो है अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो षड्यंत्र है वो ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान का भी कनेक्शन हो सकता है, जिसको लेकर भारत क्या अगला कदम होगा ये तो जब विदेश मंत्रालय जब अपना बयान जारी करेगा तो इसमें साफ हो जाएगा। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि यह एक कायराना हमला है, देश पर हमला है, मन व्यथित है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये कायराना हमला है, देश पर हमला है, कश्मीरियत पर हमला है। कश्मीरी जनता के रोजगार पर हमला है। मन व्यथित है, लेकिन दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कठोरतम दंड मिलेगा। ये विकसित भारत के निर्माण की प्रगति यात्रा से परेशान होकर, बौखलाकर उठाया गया कदम है, लेकिन भारत बढ़ता रहेगा। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, इस दुख और संकट की घड़ी में उनके साथ हैं। झारखंड कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहलगाम हमले की निंदा की है। मंत्री इरफान अंसारी ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि हमें एयर स्ट्राइक नहीं, आतंकियों का सर चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला है। जहां मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक सुरेश बैठा ने कहा है कि अब हम सबको मिलकर आतंकवादियों से लड़ने का समय आ गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विधायक राजेश कच्छप और प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने भी संबोधित करते हुए घटना की निंदा की है। गहरी संवेदना प्रकट करने का समय नहीं रहा, ये समय आ गया है कि हम तमाम भारतीय लोग एक मंच पर आकर देश के प्रधानमंत्री को ये करें, बाध्य कर दें कि अब जो जिस तरह का हमला किया है उसको हम लोग कार्रवाई करें। जिसने भी इस तरह का कुकर का काम किया है, कुकृत करने का काम किया, उस पर हमला करने।
एक मंच पर आकर हम लोग हमला करें, तभी हमें लगता है पाकिस्तान पे हमला करने बिल्कुल निश्चित तौर पर पाकिस्तान ने इस काम को अंजाम दिया है तो पाकिस्तान पर हमला कीजिए। मैं अब पुलवामा में जो कांड हुआ, पुलवामा में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। अब सर्जिकल स्ट्राइक हमको नहीं चाहिए, सर ला के दीजिए हमको, ये स्ट्राइक इरफान सारी मांग करता है, तभी हमारा गुस्सा शांत होगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है। पहलगाम की जो घटना है, आज ये साबित करने का दिन है कि आप लाल लाल आंखें दिखाइए, 56 इंच का सीना को लाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राजनीतिक बयानबाजी से देश का बॉर्डर नहीं सुधरेगा, देश का आंतरिक गृह युद्ध नहीं सुधरेगा। उसके लिए आपको पॉलिसीज की आवश्यकता है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का आंतरिक मुद्दा है। देश का आज देश को अपनी साख को बचाने के लिए आज सामने आना होगा। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत जम्मू कश्मीर रवाना हुए, उसी रफ्तार से आपको चिन्हित करके आज उन आतंकवादियों को खोज करके आपको उनको कठोर से कठोर सजा देनी होगी। उनके जो सरगना है उसको आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। पहली दफा इतनी संख्या में पर्यटकों पर हमला हुआ है। इसी देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हम सभी लोग, सभी भारतीय, हम लोग एकजुटता के साथ आतंकवादियों से लड़े। और मैं विशेषकर भारत के प्रधानमंत्री जी जो चुनावी रैलियों में कहा करते थे मेरा 56 इंच का सीना है, तो आज आपको एक 56 निकालने का समय आ गया है। उसको साबित करिए और जहां भी है, देश के कोई भी कोना में है, उस आतंकवादी को उसी लहजे में, उसी हिसाब से जिस तरह उन्होंने पूछ कर और गोली मारने का काम किया है, उसको इनकाउंटर करिए और एक संदेश दीजिए कि देश की एकता सबसे जरूरी है, अखंडता जरूरी है। हम बचाने का काम करिए। लोग मर्माहत है, पूरा हिंदुस्तान आज गुस्से की नजर से देख रहा है। आपको एक अवसर मिला है उस आतंकवादियों को खत्म करने का। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मामला हो या इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला हो, ये चिंता का विषय जरूर है। लेकिन आज जिस तरह से दरिंदगी की सारी हदों को पार करते हुए और बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई है और मीडिया चैनलों में बहुत सारी बातें आ रही है, उसकी सत्यता और प्रामाणिकता पर नहीं जाते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आतंकियों के समूह ने धर्म का लबादा ओढ़ करके भी किसी ये इस तरह की बड़े दुष्कृत्य को अंजाम दिया है, तो भारत सरकार इस मामले में उनको कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और आतंक का जो ये नेटवर्क है, आतंक का जो समूह है और इसके जो सरगना है, उसको जमींदोज करना चाहिए, उस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए और आवश्यकता पड़े और इसमें अगर प्रामाणिकता है तो निश्चित तौर पर सीमा पार जाकर के भी कार्रवाई करने की बात हो तो भारत सरकार को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। रांची में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच और मान्यता प्राप्त ग्राम प्रधानों के संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता किया गया है, जिसमें पेसा कानून को लेकर अपनी बात रखी गई है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पेसा लागू न करना सरकार की मंशा को दिखाता है। आज हम पी पेसा की धारा 3, धारा 4, 4D, 4M और 4O के तहत अनुसूचित क्षेत्रों पर क्रमशः स्वशासी जिला परिषद और निचले स्तर पर आदिवासी ग्राम सभा के स्थापना की मांग करते हैं, जिन्हें माननीय संसद के द्वारा कुल 7 शक्तियां दी गई है। इन्हीं 7 शक्तियों के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण होगा। चूंकि राज्य सरकार ने अभी तक राज्य गठन होने के बाद भी इस अधिनियम 1996 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, यही कारण है कि अनुसूचित क्षेत्रों पर शांति और स्वच्छ प्रशासन का
झरिया के सुदामडी थाना में दो पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रंगदारी और जान से मारने की धमकी के बाद लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें, शिकायत में उन्होंने कहा है कि आज सुबह अनुज सिंह पाथरडी रेलवे गेट के समीप मेरे गाड़ी को रोककर चालक के साथ गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद उसने मुझे भी गाली गलौज करते हुए कहा कि 10,000 रुपए रंगदारी नहीं दिया तो तुम्हारे सीने में 6 के 6 गोली दाग दूंगा। वहीं इधर अनुज सिंह के पिता नागेंद्र सिंह ने इम्तियाज अली और रमजान अली के खिलाफ दुकान में घुसकर गला से पैसा निकालने और जान से मारने के संबंध में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आपको बता दें, सुदामडी पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना पहुंचने के कारण यही है कि मेरा मुर्गा फार्म है रेलवे गेट के पास। मेरा गाड़ी लोड होके जा रहा था, उधर से बाइक से अनुज आ रहा था। अनुज नाम का है, नागेंद्र सिंह का बेटा। वो आया मेरे पास, बोलता है साला ड्राइवर को गाली गुप्ता पूरा देने लगा। रंगबाजी, हमेशा रंगबाजी मांगता है, 10,000 देना होगा, 20,000 देना होगा। हम बार बार उसको इनकार करते हैं, नहीं पैसा हम क्या चीज का देंगे। 2 नंबर काम करने वालों ने देगा पैसा, हम लोग 1 नंबर काम करते हैं, मुर्गी का कारोबार करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पूरा गाली गुप्ता हमको ही देने लगा, पूरा बोला नहीं देगा रंगबाजी तो 6 अच्छे दाग देंगे तुमको सीना में। पूरा 10 आदमी के सामने, आज सुबह में 9 बजे मेरा दुकान में चढ़ के 10 आदमी के सामने, वहाँ लेडीज लोग भी था, सब कोई था, जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत किस्म का बात बोला। हम उसको एक वर्ड भी नहीं बोले, अगर कुछ भी बोलते तो मेरा पर हमला कर देता वो लोग। इसलिए 3-4 गो लोग आया था, हमेशा धमकी देता है, बराबर धमकी देता है। एगो हम वहाँ पे है, बहुत दबा के रखता है सब वहाँ पे। तब शिकायत करने आप कहाँ पहुँचे? हम थाना पहुँचे, और कहाँ जा सकते हैं। क्या मांग करते हैं थाना से? थाना को लिखित दिए हैं कि हमारे जान को खतरा है। आपका इम्तियाज अली और उसका भाई और कुछ आदमी आके यहाँ पे रंगदारी करने लगे, झगड़ा करने लगे। मेरा गल्ला था, वो गल्ला उठा के चले गए। किसके साथ झगड़ा कर रहे हैं? मेरे पापा के साथ। जब हम आए बीच बचाव के लिए तो हमसे धक्का मुक्की करने लगे, मारपीट करने उतर गए। और सुड्डू सिंह भी थे मारपीट में, वो भी आके बोलते काट देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, बम फेंक देंगे घर में, चलने नहीं देंगे। झगड़ा का नहीं है, मतलब रंगदारी। कितना रंगदारी? वही 5,000 10,000 ऐसे करके। किस लिए? दुकान खोला है यहाँ पे नया, तो तुम हमको पैसा दो। यहाँ पे तुम दुकान खोला, पैसा देना होगा। किसके द्वारा मांगा गया? इम्तियाज अली के द्वारा। थाना पहुंचने के कारण यही है कि मेरा मुर्गा फार्म है रेलवे गेट के पास। आज खेलगांव स्थित मेधा डेयरी के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई हैं। इस दौरान मंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की संख्या बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस दिया जाएगा। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि अभी तक हमारे पास 170 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है और आने वाले समय में 600 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया जाएगा। इसके अलावा 2 और स्तरीय यूनियन का गठन होना है। इसको लेकर आज जागरूकता अभियान भी चलाया गया। आपको बता दें, ताकि किसानों को अपनी जिम्मेवारी का एहसास हो कि 2029 के बाद जब आपको बता दें एनडीबीटी एग्जिट करेगी तो ये पूरी संस्था और संरचना को झारखंड मिल्क फेडरेशन और सहकारिता के जो अध्यक्ष चुनकर आएंगे उनको इस चीजों का संचालन करना होगा। अभी तक हमारे पास 170 डीसीएस डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और जिसका टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि आने वाले कल में हम लोग 600 इस तरह से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का गांव में गठन करें। इसके अलावे जो 2 स्तरीय यूनियन का गठन होना है, रीजनल क्षेत्रीय यूनियन का, उसके लिए भी जागरूकता अभियान आज चलाया गया ताकि किसानों को ये अपनी जिम्मेवारी का एहसास दिलाया जा सके कि 2029 के बाद जब एनडीडीबी एग्जिट करेगी तो ये पूरे संस्था को और पूरे संरचना को जेएमएफ के, फेडरेशन के और सहकारिता के जो अध्यक्ष रहेंगे, जो चुन के आएंगे, उन्हीं को इस चीज़ों का संचालन करना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें और आगे विकास करें और आगे बेहतर हो, अधिक से अधिक किसान हमसे जुड़े, उनको इसका आर्थिक लाभ प्राप्त हो, जिसके लिए किसानों को आवश्यकता था कि इन चीज़ों के बारे में आज जागरूकता दिया जाए, उनको उनकी जिम्मेवारी का एहसास कराया जाए और आशा करती हूँ कि लोग इसको समझ के गांठ बांध के भी जा रहे हैं। अपने बिचौलिया की बात कही है, ये तो बड़ी समस्या है, इसका कैसे निकाल? देखिए, बिचौलिया सब जगह है और इसका काउंटर एक ही तरीका से है, किसी भी योजना में हो, केवल जेएमएफ में नहीं, जागरूकता
और वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। किसानों को योजनाओं के बारे में जागरूक करें, दूध उत्पादकों को जेएमएफ के बारे में जागरूक करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डीसीएस से जुड़े हैं, मगर डीसीएस से जुड़ के उसके अगर वो हिस्सेदारी लेते हैं तो क्या लाभ मिलेगा उसके बारे में उनको जागरूक भी नहीं है वो। तो ऐसी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं लोग तो उनका जागरूकता बढ़ता है और निश्चित रूप से इसका प्रभाव पूरा व्यवस्था में आपको देखने को मिलता है। अभी तक हमारे पहलगाम आतंकी हमले पर आपको बताते चले सभी राजनीतिक पार्टियां अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर देश के साथ खड़ी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे साफ शब्दों में कहा है कि पार्टी पूरी तरह केंद्र सरकार के साथ है। उन्होंने यह भी कहा है कि जरूरत पड़े तो पड़ोसी देश में घुसकर हमले का बदला लेंगे। देश की जनता जानना चाहती है कि केंद्र की सरकार क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का सीना 56 इंच का है। ये तभी मानेंगे जब 56 इंच आतंकवादियों को मार गिराएंगे। बड़ी वारदात को अंजाम देने का दुस्साहस और वो भी सरहद पार से, इसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती है। क्या हम कर रहे हैं, आगे क्या कुछ करना है, आज देश की जनता ये जानना चाहती है। हम राजनीतिक मतभेद भूलकर हम सरकार के साथ हैं, केंद्र की सरकार के साथ हैं। वो बताए आगे क्या करना है। इस देश की संप्रभुता, इस देश के नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उससे कोई समझौता नहीं। लेकिन आप आगे क्या कुछ करेंगे? क्या फिर आईएसआई को बुला लेंगे जांच करने के लिए, जैसा पठानकोट में आपने किया? क्या पुलवामा में जो कुछ हुआ था, 40 जांबाज सैनिक हम लोगों के मारे गए, कहां से वो गाड़ी आई थी, कहां से विस्फोटक आया था, कौन उसके पीछे था, क्यों उन्हें बाई एयर नहीं ले जाया गया था, सारी चीजों का आज तक किसी का खुलासा नहीं हुआ। तो अब क्या कुछ होगा? अगर हमारी पूछें, हमारे दल की पूछें, आप कड़ी कार्रवाई करें। हम लोग तमाम लोगों की यही इच्छा है। जरूरत पड़े तो घुस के मारिए, आक्रमण करिए पड़ोसी देश पर, सभी स्थितियों में हम आपके साथ हैं। लेकिन करना तो आपको है और देश की जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। 27 निर्दोष हमारे भाई बंधु, उनका कत्ल उन्होंने किया है। 56 इंच का सीना मैं मानूंगा जब 56 आतंकवादियों को आप घुस के मारेंगे और उनके 100 जैसे हमारे लोगों के 100 की वीडियोग्राफी और फोटो फुटेज आए, वैसा सार्वजनिक कर दीजिए। रोंगटे खड़े हो जाएंगे आतंकवादियों के, कोई भविष्य में हिम्मत नहीं करे। बोकारो के तितुलिया मौजा के 103 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में आज दूसरे दिन ईडी की टीम ने उपायुक्त कार्यालय में दबिश दी। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार बोकारो की उपायुक्त अवकाश में चल रही है। ईडी ने उपायुक्त के कार्यालय के ऊपर आपको बताते चले अपर समाहर्ता के रूप में कागजात खंगाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक खत्म हो गई। बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा हुई। करीब 2.5 घंटों तक यह बैठक चली और बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा की गई। क्या कुछ चर्चा हुई है इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस गंभीर तरीके से तमाम पीएम मोदी की मौजूदगी में बैठक हुई है सीसीएस की, तो पाकिस्तान को किस तरह से जवाब दिया जाए इसकी रणनीति तैयार की गई है। ईडी ने बुधवार की शाम बोकारो डीसी ऑफिस में सर्वे किया। सर्वे का उद्देश्य बोकारो भूमि घोटाले की जांच से संबंधित आवश्यक दस्तावेज लेना था। ईडी ने सर्वे के दौरान ईडी कार्यालय से जमीन के मामले में भेजे गए पत्रों को जब्त किया। भूमि घोटाले की जांच के दौरान ईडी ने बोकारो के डीएफओ, सीओ और पुरुलिया के सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में सर्वे कर जमीन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जब्त किए थे। बोकारो भूमि घोटाले के सिलसिले में उपायुक्त कार्यालय से पत्राचार किए गए हैं। ईडी को मामले की जांच में इन पत्रों और दस्तावेजों की भी जरूरत है। इस बात के मद्देनजर ईडी की टीम ने बुधवार की शाम डीसी ऑफिस का सर्वे भी कराया। दिन भी ईडी ने कार्रवाई करते हुए बोकारो उपायुक्त कार्यालय के अंदर प्रवेश किया है, जो कि बोकारो उपायुक्त महोदय अभी छुट्टी पे है, लेकिन बोकारो अपर समाहर्ता के रूम में ईडी का बैठक अंदर में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि दोपहर 3 बजे के बाद लगातार ये बैठक चल रही है और इसमें क्या दस्तावेज जांच की जा रही है। मामला यह है कि तितुलिया 103 मौजा जो सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में जो आता है, जिसको लेकर के ये कार्रवाई 2 दिन से लगातार कल विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई और आज ईडी की टीम यहाँ भी
दिखाई और अंदर में अपर समाहर्ता, मैं आपको यहाँ पर दिखलाना चाहूँगा तस्वीरों में कि ये पूरा डीसी कार्यालय अभी खाली है। लगभग समय 7 से अधिक हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एडिशनल कमिश्नर की गाड़ी और एनडीसी की गाड़ी लगी हुई है और सारे यहाँ पर अधिकारी और स्टाफ जा चुके हैं। लेकिन अभी भी ईडी की कार्रवाई जो है अंदर में चल रही है। आगे क्या जाँच होगी, कितने बजे तक कार्रवाई चलेगी, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो भी मामला है ये बहुत 103 एकड़ तेतुलिया मौजा को लेकर के ये छापेमारी की जा रही है। बोकारो से चुमन कुमार, न्यूज़ 22 स्कोप। धनबाद में भी एक बार फिर ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की टीम ने 8 लेन विनोद बिहारी चौक के समीप स्थित बंदोबस्त कार्यालय पहुंची और टीम ने सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी निर्मल सोरेन से पूछताछ की और जमीन संबंधित दस्तावेजों को खंगाला। ईडी के बंदोबस्त कार्यालय में पहुंचने पर वहां हड़कंप का माहौल दिखा। गिरिडीह नगर भवन में तैलिक साहू समाज की तरफ से भामाशाह जयंती मनाई गई। समारोह में बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो भी शामिल हुए। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत के पहले पहलगांव में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। देखिए, आज हमारे साहू समाज गिरिडीह जिला द्वारा साहू समाज द्वारा आयोजित दानवीर भामाशाह जी के जयंती समारोह में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और भामाशाह जी ने अपने जीवन का देश और देशवासियों के लिए गुलामी के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई जब हमारे देशवासी लड़ रहे थे, महापुरुष लोग लड़ रहे थे, उस समय देश में संकट की स्थिति आ गई थी। तब उस दुख की घड़ी में, उस संकट की घड़ी में हमारे पूर्वज भामाशाह जी ने अपनी सारी संपत्ति को देश के नाम कुर्बान कर दिया। देश में सारे जब लड़ाई हो रही थी, सारे संपत्ति को दान कर दिया। तो उस समाज से हम आते हैं और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए ही समर्पित है, देश के जनता के सेवा के लिए ही समर्पित है, उसी प्रकार हमारे समाज के लोग भी समाज के लिए ही समर्पित है और सेवा के भाव से हम लोग काम करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज दिन प्रतिदिन हर समाज का आशीर्वाद और सहयोग साहू समाज के प्रति बना है। और साहू समाज के प्रति इतनी बड़ी विश्वास जो है, उस विश्वास पर हमारे समाज खरा उतरने का काम करेंगे और समाज के प्रति समर्पित भाव से सेवा के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेवारी दे, चाहे सामाजिक क्षेत्र में जिम्मेवारी दे, चाहे धार्मिक क्षेत्र में जिम्मेवारी दे, चाहे उग्रवाद आतंकवाद के खिलाफ लड़ने या दान करने का जिम्मेवारी दे, हम लोग हर चीज से तैयार है। देखिए, आज हमारे जामताड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मेहिजाम थाना क्षेत्र के तलबेरिया जंगल से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से फर्जी मोबाइल और सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए अपराधियों में राजेश दास, निर्मल दास और विकास भंडारी के नाम शामिल हैं। जामताड़ा के गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी साइबर मनोज कुमार महतो ने कल छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें कि एक का नाम है राजेंद्र राय, निर्मल राय और विकास भंडारी। इनके पास से फर्जी 9 सिम बरामद हुए हैं, 7 मोबाइल बरामद हुआ है और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इन तीनों का जो कार्य क्षेत्र रहा है वो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा और यूपी का रहा है। इसमें से एक जो अपराधी है विकास भंडारी, उसका एक आपराधिक इतिहास पहले से भी रहा है। इनका जो अपराध शैली है वो है इजी माई ऐप, जो ऐप है इजी माई डील ऐप है, उस पर फ़ोनपे के माध्यम से 1000 रुपये क्रेडिट कर देते हैं और 1000 रुपये क्रेडिट का जो एक्सेप्ट अगला कस्टमर करता है तो फिर उनसे पैसा कर देता है। इस तरह का उनका नहीं रहा है। अब कितना का ठगी किया सर? ये अभी क्लियर नहीं है अनुसंधान। जामताड़ा के गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी साइबर मनोज कुमार महतो ने कल छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है, जिसमें कि एक का नाम है राजेंद्र राय, निर्मल राय और विकास भंडारी। इनके पास से फर्जी 9 सिम बरामद हुए हैं, 7 मोबाइल बरामद हुआ है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस
अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।